गुड आफ्टरनून क्लास। स्वागत है आपका ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून पर, जहां पर हम करते हैं तैयारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। इसी क्रम में हम आज देखेंगे अपने करंट अफेयर सीरीज के भीतर कि एक चर्चा बहुत दिनों से चल रही है कि यूजीसी कुछ न्यू रेगुलेशंस लेकर के आया है, जिसको लेकर के समाज में कुछ वर्ग आपस में बढ़ चुके हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि यूजीसी क्या कानून लेकर के आया है, उसके साथ क्या दिक्कतें हैं और किस प्रकार से ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यूजीसी। तो सबसे पहले हमको यही समझना पड़ेगा कि यूजीसी होता क्या है। तो सबसे पहले हमने देख पा रहे हैं कि यूजीसी की जो पूरी फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक। अगर हम इसको देखें तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी शुरुआत में अगर हम जाएं तो यूजीसी की शुरुआत स्वतंत्र भारत से बहुत पहले से हो गई थी। किस तरीके से हो गई थी? 1944 में। 1944 में क्या होता है कि एक सार्जेंट कमीशन का निर्माण किया जाता है और सार्जेंट कमीशन के भीतर ये आवश्यकता महसूस की जाती है कि हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे हायर एजुकेशन है, इनको मॉनिटर करने के लिए, इनके रखरखाव के लिए हमको एक फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है। इसका परिणाम क्या होता है कि 1945 में एक यूजीसी बन जाता है। यूजीसी बन जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं होकर के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है। क्लियर है? 1945 में इसको बना दिया जाता है। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनाई गई तो इसका उद्देश्य भारत के सभी विश्वविद्यालयों को देखना नहीं था, बल्कि इसके कार्य क्षेत्र के भीतर उस समय के देश के 3 बड़े विश्वविद्यालय आया करते थे। कौन कौन से हैं? एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में है। दूसरी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो स्वाभाविक सी बात है बनारस के भीतर है। और तीसरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये 3 विश्वविद्यालयों को देखा करता था। फिर क्या हुआ? फिर समय आगे बढ़ा और 1947 आया। 1947 आते ही जैसे ही देश स्वतंत्रता प्राप्त करता है, इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा करके भारत के सभी मौजूदा विश्वविद्यालयों तक कर दिया जाता है। यानी कि 1945 में जिस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी का कार्य केवल देश के 3 विश्वविद्यालयों को देखना था, उसके कार्य क्षेत्र को बाकी विश्वविद्यालयों तक भी बढ़ा दिया जाता है। फिर क्या होता है? फिर समय आगे बढ़ता है और वर्ष 1948 में, 1948 के अंदर एक कमीशन का गठन किया जाता है, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किनके नेतृत्व में किया जाता है? तो नाम लिखा हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, बिल्कुल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वही व्यक्ति हैं जो कि भारत के बड़े शिक्षाविद हुए, आगे चल करके देश के पहले उपराष्ट्रपति एवं देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर जिन्होंने कार्यभार संभाला। वही शिक्षाविद जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनके नेतृत्व में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया और महसूस किया गया कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक उच्च शिक्षण संस्थानों का प्राधिकरण निश्चित होना चाहिए। और इसी का प्रभाव रहा कि आगे चलकर 1952 में एक ऑर्डर से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का निर्माण किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का निर्माण किया गया। क्लियर है? ठीक। तो यानी कि फाइनली जाकर के यूजीसी कब बना? तो 1952 में बना। क्लियर है? लेकिन इसका जो विधिवत इनॉग्रेशन हुआ वो 1953 में हुआ। बन तो गया था 1952 में, लेकिन इसकी जो मुख्य तौर से घोषणा हुई, विधिवत तौर पर जो घोषणा हुई, वो 1953 में हुआ। कब? जब देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने इसकी विधिवत तौर से घोषणा की। क्लियर है? फिर क्या हुआ? फिर समय आगे बढ़ा और 1956 में जो यूजीसी था, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। इसे वैधानिक लिखा हुआ है, ये वैधानिक नहीं होगा। वैधानिक लिखना यहां पर गलत हो जाएगा। तो फिर वैधानिक लिखना गलत होगा तो सही क्या होगा? सही होगा सांविधिक। शुद्ध हिंदी में इसे सांविधिक कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक। अब ये क्या होता है? सांविधिक क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ मुख्य तौर पर 2 प्रकार के कमीशन पाए जाते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, संवैधानिक निकाय, और एक होते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन, सांविधिक निकाय। अब ये क्या होता है? संवैधानिक निकाय या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हम इन्हें कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन वो है जिनके लिए संविधान के भीतर एक आर्टिकल या फिर एक से अधिक आर्टिकल सुनिश्चित किए गए हैं, यानी कि जिसका संविधान के भीतर जिक्र है। जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आर्टिकल 315 से 323 तक इसके लिए है। या फिर आर्टिकल 324 में हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो भारत का चुनाव आयोग भी किस तरीके का है? कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। इसके अलावा हमने बताया कि कुछ होते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी कमीशन कौन होते हैं? जिनके लिए संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है, परंतु इनका निर्माण संसद या राज्य विधानमंडल से अधिनियम पारित करके किया गया है।
कैसे? जैसे हम कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी कमीशन बन गया यूजीसी, इसका मतलब है कि देश की पार्लियामेंट ने यूजीसी एक्ट को पारित करवा दिया पार्लियामेंट से। क्लियर है? तो भारत में संसद के एक्ट से पास हुए संस्थानों को हम कह देते हैं सांविधिक निकाय या फिर अंग्रेजी में स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यूजीसी भी इसी तरीके का एक संस्थान बन गया और 1956 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा प्राप्त हो गया। क्लियर है? हमारी अभी तक की चर्चाओं में आप समझ चुके होंगे कि यूजीसी का जो उद्देश्य था वो मुख्यतः उच्च शिक्षण संस्थाओं में मॉनिटरिंग करना, उनके नियम कानूनों को तय करना, उनकी परफॉर्मेंस को जज करना, इसको लेकर के मुख्यतः काम था और 1956 से स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर ये काम कर रहा था। अब सवाल आता है कि सारी बातें ठीक है, अब हल्ला क्यों है, हंगामा है क्यों बरपा? तो हंगामा है इसके कारण बरपा। हंगामा क्या है कि हाल ही में यूजीसी ने कुछ नए रेगुलेशंस निकाले। रेगुलेशंस का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। क्या है एक बार फिर देख लेते हैं। प्रमोशन ऑफ इक्विटी, प्रमोशन ऑफ इक्विटी, समानता को बढ़ावा देना। कहां? इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षा संस्थाओं में। उच्च शिक्षा संस्थाओं में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 लागू किए। अब ये देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है क्या इसके अंदर? समझिए, हमारे समाज के भीतर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्रकार के भेदभाव पाए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो से प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 5 थिंग्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि 5 चीजों के आधार पर भेदभाव को हम क्या करते हैं? विरोध करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर धर्म के नाम पर भेदभाव पाया जाता है, जाति के नाम पे पाया जाता है, लिंग के नाम पर पाया जाता है, जन्म स्थान के नाम पे पाया जाता है। ये तमाम प्रकार के भेदभाव हमारे यहाँ व्याप्त हैं। अब इन्हीं भेदभावों को कम करने के उद्देश्य से बोला इसको लाया गया है। क्या कहते हैं? नियम कानून। नियम कानून का मैं पहला कहता है SC ST OBC मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, यानी ये कह रहा है कि जब भी हम प्रमोशंस में करेंगे या फिर जब भी हम किसी को नई तौर पर रोजगार देने का काम करेंगे तो उसमें हम मैंडेटरी करेंगे कि SC ST OBC को क्या मिले, ये हम सुनिश्चित कर ले कि उनको प्रतिभाग करने के उचित अवसर प्राप्त हो। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला हम बनाएंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का काम है कि विश्वविद्यालय के भीतर या फिर कॉलेज के भीतर, कॉलेज में अगर हम देखें तो जैसे हेड करते हैं प्राचार्य और विश्वविद्यालय के भीतर हेड करते हैं कुलपति, तो उनके नेतृत्व में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था प्रमुख के नेतृत्व में क्या हो? एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बने जो सुनिश्चित करे कि SC ST OBC महिला, ये सभी जितने भी हमारे यहाँ दबे कुचले वर्ग है, इनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिले? अवसर की प्राप्ति हो। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का कार्य होगा। तीसरा क्या है? तीसरा इसके अंदर बताया गया कि इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इक्विटी कमेटी के भीतर कौन लोग होंगे? इक्विटी कमेटी के अंदर इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, जैसे SC के हो गए, ST के हो गए, OBC के हो गए, महिला हो गए, ठीक है, दिव्यांग हो गए, इन सब लोगों को इसके भीतर रखा जाएगा। और इक्विटी कमेटी का मेन कार्य होगा कि किसी भी प्रकार की शिकायतें, डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की शिकायतें अगर इनके पास आती है तो एक तय समय सीमा में क्या हो? उसका निर्धारण हो। यहाँ पर तय समय सीमा भी रखी गई है, ठीक, जिसको हम आगे चल करके देखेंगे। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? 24/7 हेल्पलाइन। क्लियर है? किसी भी प्रकार के भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने के लिए हर विश्वविद्यालय स्तर पर, हर कॉलेज के स्तर पर क्या होगी? 24/7 हेल्पलाइन होगी, ताकि शिकायत दर्ज कराने में कोई भी जो वर्ग है वो अपने आप को पीछे न समझे, देरी न हो उसमें। क्लियर है? दूसरा बोला गया टाइम बाउंड कंप्लेन। टाइम बाउंड कंप्लेन के भीतर क्या कहा गया है? टाइम बाउंड कंप्लेन के अंदर कहा गया है कि जब भी कोई शिकायत इस मामले में आएगी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव की, तो 15 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई आपको बतानी पड़ेगी। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो हेड कर रहे हैं ना, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस आधार पर कोई भी शिकायत जो आपके पास आई है उस मामले में आपने क्या किया, इस मामले में आपने कौन कौन से कदम उठाए, इसकी 15 दिन के भीतर आपको रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा क्या है? इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। आई बात समझ? इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? फला आदमी ने फला आदमी से जाति के आधार पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ऐसा नहीं कि ये 2 लोगों का मामला है। बोला ना ना ना, ये आपकी संस्था के भीतर हुआ है, आपकी संस्था की जिम्मेदारी है कि उसके लिए न्याय सुनिश्चित करवाए। तो ये इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का भी मामला होगा। क्लियर है? अब ये इतनी सारी अच्छी बातें इसके अंदर रखी गई हैं, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आती है आगे। जैसे अगर हम देखें, लिखा भी है व्हाई द प्रोटेस्ट ऑफ यूजीसी। यूजीसी का इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं? तो बड़ी अच्छी सी बात है। दिक्कत यह है कि
हमने देखा, हमने एससी की बात की, एसटी की बात की, ओबीसी की बात की, फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनकी बात की, तो फिर बचा कौन? बचा इसमें एक वर्ग जिसे हम लोग जनरली कह देते हैं सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के लोग। अब जनरल कैटेगरी के लोगों के मन में इस कानून के साथ में कुछ संदेह उत्पन्न हुए। अब ये संदेह क्या कह रहे हैं? जैसे संदेह में ये कह रहे हैं कि पहले ही हमारे यहाँ एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989 था, ठीक, और एनसीआरबी का डेटा खुद कह रहा है कि इसके भीतर बहुत सारे फर्जी मामले दर्ज करवाए गए। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल करीबन करीबन 12% फर्जी मामले इसके अंदर आ रहे हैं, यानी कि 12% ऐसे मामले थे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपटीशन के मामले थे, ठीक, नेचुरल मामले थे, लेकिन उनको दिखा दिया गया कि ये तो क्या है धार्मिक आधार रंग दे दिया, जाति के आधार पर उसको रंग दे दिया, और ऐसे में कई लोगों के करियर बर्बाद हुए। ठीक, ऊपर से एक और समस्या है कि हमने कह दिया इसके भीतर 15 दिनों के भीतर ये तय करना पड़ेगा कि आपने क्या सजा दी। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जजेस जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, जिनको कानून का बहुत विशेष ज्ञान है, वो भी 15 दिन के अंदर न्याय नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो चले जा रहे हैं। फिर 15 दिन में विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा कौन न्यायविद बैठा हुआ है जो 15 दिन के अंदर ये तय कर लेगा कि क्या सजा इसके अंदर होनी चाहिए? तो ऐसे में सामान्य वर्ग के प्रतिभागियों का, सामान्य वर्ग के प्रोफेसर्स का, सामान्य वर्ग के छात्रों का ये कहना है कि इसमें न्याय देने की जल्दबाजी दिख रही है। ठीक, आपने अक्सर सुना होगा जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि देर से दिया गया न्याय न्याय नहीं दिया। बिल्कुल सही। लेकिन जिन विद्वान ने ये थ्योरी दी, उन्होंने अपनी एक किताब में एक जगह एक बात लिखी, जस्टिस हरीड जस्टिस वरीड, कि जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी अन्याय को जन्म देता है। ठीक, तो वैसे ही 15 दिन के भीतर जो आपने इसमें टाइमलाइन रख दिया, तो कहीं इससे ऐसा ना हो कि विश्वविद्यालय के अंदर बस आरोप लगने का इंतजार है और सजा देने के लिए तैयार बैठी है अथॉरिटीज। इस प्रकार का माहौल ना हो, इसको लेकर के क्या है, बहुत सारे सवाल उठते जा रहे हैं, और इसी कारण सामान्य वर्ग की ओर से हमको इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। What should be the way forward? अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? सही बात है, ये सारी समस्याएं हमने देख ली हैं। आगे का रास्ता ये होना चाहिए कि शायद हमें इसको फिर से रिव्यू करना पड़े। जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, शायद यही कि इसको फिर से रिव्यू करना पड़े। और जैसी कि सामान्य वर्ग की चिंताएं हैं, सामान्य वर्ग की क्या चिंता है? कोई झूठा मुकदमा ना लगा दे, या फिर जल्दबाजी में हमारे साथ कोई गड़बड़ी ना हो जाए, या फिर न्याय करने की जल्दबाजी, या फिर न्याय करने का दिखावा करने की जल्दबाजी में किसी पीड़ित पक्ष के साथ, या फिर किसी सो कॉल्ड जो जनरल वर्ग है उनके साथ भी क्या ना अन्याय ना हो जाए। इसका ध्यान रखते हुए हमको क्या करना चाहिए, इस मैकेनिज्म में नए सुधार, न्यू अमेंडमेंट्स करने की आवश्यकता है। क्लियर है? ठीक, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं कि किस तरीके से हम दोनों पक्षों के लिए न्याय सुनिश्चित करें। ठीक, न्याय की कभी भी ये परिभाषा नहीं हो सकती है कि आपने एक को न्याय देने के चक्कर में दूसरे के साथ अन्याय कर दिया। न्याय क्या होना चाहिए? न्याय ये होना चाहिए कि जिसने जिसके साथ गलत किया उसको भी अपने ऊपर जो आरोप है उनको डिफेंड करने का प्रॉपर मौका मिले। ठीक, और प्रॉपर मौके देने के बाद ये तय हो कि ये आदमी दोषी है और अब इसको सजा दी जाए। ठीक, जल्दबाजी कहीं पर भी ना हो। ये इसके पूरा का पूरा क्या था लब्बू लुबाब था, जिसको लेकर के यूजीसी कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म किए हुए थे। ठीक, तो आशा करते हैं कि आज के सेशन में आपने यूजीसी के आने की पृष्ठभूमि, इसके अलावा यूजीसी जो नया रूल रेगुलेशन लाई है उसके नियम कानून एवं उससे जुड़ी हुई चिंताओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। हमारी आप सभी लोगों से उम्मीद है कि हमको आपके अनुभवों का, आपको जो हमारी वीडियो से मिला या फिर आप जो कहना चाहते थे, आपकी जो बात अधूरी रह गई थी, उसका इंतजार हम कमेंट सेक्शन में हर बार करते हैं। इस बार भी आपसे उम्मीद है कि इस सेशन को लेकर के अगर आपके कुछ विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जो हमारा सेशन था वो उपयोगी लगा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।